गुड मॉर्निंग बच्चों, चलो पढ़ाई करें, आओ पढ़ाई करें। क्लास 6 चैप्टर नंबर 4 की एलिमेंट्स ऑफ अ डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट। ठीक है ना। कल हमने पढ़ा था कि डेमोक्रेसी जो आज हम फॉलो कर रहे हैं, इट इज़ वॉज नॉट अ टास्क ऑफ 1 or 2 days। हमने पढ़ा कि पहले के ज़माने में कितनी अलग सिस्टम हुआ करता था, कितना अलग सिस्टम हुआ करता था सोसाइटी में। मोनार्ची हुआ करती थी और दूसरे देशों में और भी डिफरेंट टाइप के सिस्टम्स पाए जाते हैं। गवर्नेंस सिस्टम मैंने जो आपको कल बताया था, हमारे देश में डेमोक्रेसी को फॉलो किया गया, डेमोक्रेटिक गवर्नेंस सिस्टम को फॉलो किया गया और ये डिसीज़न या फिर हम जो प्रेजेंट जो हम सिनेरियो में जी रहे हैं, जो प्रेजेंट हम जी रहे हैं सिस्टम को, उसको बनने में, उसको फॉलो करने के लायक होने में काफ़ी सारा टाइम लगा है। ठीक है। इसके बाद फिर हमने एक और चीज़ पढ़ी थी कि व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ डेमोक्रेसी, जो अब आपको बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा, एंड द की एलिमेंट्स या की फीचर्स ऑफ द डेमोक्रेसी। तो उसमें मैंने आपको 2 चीज़ें पढ़ाई थी, इक्वलिटी एंड जस्टिस, एंड सेकेंड वॉज फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन। ठीक है, यहाँ तक हमने पढ़ लिया था। आपकी बुक में बताया गया है कि राइट ऑफ फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन जो है, उसमें हमारे को बहुत सारे राइट्स दिए गए हैं। कौन कौन से दिए गए हैं? राइट टू इक्वलिटी। एक्चुअली क्या है, कॉन्स्टिट्यूशन में हमारे जो पॉलिटिशियंस थे या फिर जो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन मेकर्स थे, उन्होंने बहुत सारे रूल्स एंड रेगुलेशंस रखे, लेकिन साथ साथ में हमें बहुत सारे राइट्स भी दिए, जिनको क्या कहा जाता है पता है? फंडामेंटल राइट्स। फंडामेंटल राइट्स में कुछ पर्टिकुलर राइट्स हैं, जिनमें कि कुछ आते हैं, वो मैं आपको बता देती हूँ। राइट टू इक्वलिटी, जो कल मैंने आपको इक्वलिटी के बारे में बताया था, उसी के बारे में ये है। इसको हम कहते हैं राइट टू इक्वलिटी, मतलब कि अधिकार, समानता का अधिकार। इसमें हम जो कल पढ़े थे किस तरीके की इक्वलिटी प्रोवाइड की गई है, तो वो है, तो इनको हम कहते हैं फंडामेंटल राइट्स। ये फंडामेंटल राइट्स क्या होते हैं, फिर से समझ लो एक बार। हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में आपको समझा चुकी हूँ थोड़ा बहुत। कॉन्स्टिट्यूशन क्या होता है कि हमारे देश के जो लीडर्स थे, जब हम आज़ाद हुए थे, जब हमारे को फ्रीडम मिली थी, तब हमारे देश के जो लीडर्स थे, उन्होंने क्या किया था? उन्होंने कुछ रूल्स एंड रेगुलेशंस डिसाइड किए थे, जिसके हिसाब से अब हमारा इंडिया चलेगा, है ना। इंडिया, हमारे जो सिटीजन्स हैं इंडिया के, वो काम करेंगे, वो रहेंगे, तो उसको बोला गया था कॉन्स्टिट्यूशन। वो रूल्स एंड रेगुलेशन जो सभी लोग फॉलो करेंगे, वो कहलाता है कॉन्स्टिट्यूशन। ठीक है। इस कॉन्स्टिट्यूशन में बहुत सारे रूल्स भी दिए गए और बहुत सारे राइट्स भी दिए गए, बहुत सारे अधिकार। किसको? हम सिटीजन्स को। हम ही हैं सिटीजन्स, जो नागरिक होते हैं, देश में रहने वाले लोग होते हैं, वो सिटीजन कहलाते हैं। अब सिटीजन्स में प्रेसिडेंट, प्राइम मिनिस्टर सभी लोग आते हैं, ये मैंने कल आपको बताया था। तो रूल्स भी थे और राइट्स भी थे। तो जो राइट्स हैं टोटल, जो सभी सिटीजन्स को दिए गए हैं, उनको हम क्या कहते हैं? फंडामेंटल राइट्स। ये सारी बातें आप आगे जितनी क्लासेस आपकी बढ़ती जाएंगी, वो सब डिटेल में आप पढ़ते जाओगे, लेकिन अभी जो आपको जनरल आइडिया मैं बता रही हूँ वो ये है कि कॉन्स्टिट्यूशन क्या है। कुछ रूल्स एंड रेगुलेशन जो हमारे लीडर्स ने हमारे देश और देशवासियों के लिए डिसाइड किए थे, वो होते हैं सारे के सारे किस में लिखे गए? कॉन्स्टिट्यूशन में लिखे गए। इस कॉन्स्टिट्यूशन में रूल्स भी हैं और राइट्स भी हैं। हम सिटीजन्स को कुछ राइट्स दिए गए हैं, अधिकार जिनको कहा जाता है। तो जिनमें कि पहला जो राइट था, इट वाज राइट टू इक्वलिटी। राइट टू इक्वलिटी जो मैंने आपको कल पढ़ाया था कि सभी लोग, इस देश के सभी लोग इक्वल होंगे, पढ़ाई के लिए, जॉब के लिए, धर्म के लिए, हर तरीके से। दूसरा था राइट टू फ्रीडम। राइट टू फ्रीडम में बहुत सारे तरीके की फ्रीडम की बात कही गई थी, जैसे कि
हम इस देश में कहीं भी घूमने फिरने के लिए फ्री हैं, हम इस देश में कहीं भी जाकर सेटल होने के लिए फ्री हैं, कोई आपको रोक नहीं सकता। अगर आप राजस्थान में पैदा हुए हो और कल आपकी जॉब, कोई अगर बहुत अच्छे ऑफिसर बन जाते हो और आप चाहते हो कि आप जाके दिल्ली में सेटल हो जाओ, तो वहाँ आप जॉब भी कर सकते हो, वहाँ पर आप आपकी फैमिली को लेके जा भी सकते हो, वहीं पर रह सकते हो। तो आप इस देश में सभी जगह कहीं पर भी आप जा सकते हो, घूमने भी जा सकते हो, सेटल होने भी जा सकते हो, पढ़ने जा सकते हो, जॉब करने जा सकते हो, कैसे भी जा सकते हो, ठीक है। इसके अलावा फ्रीडम कैसी होती है, आप किसी भी धर्म को मानो, चाहे आप मंदिर जाओ, गुरुद्वारे जाओ, जहाँ मर्जी जाओ, ठीक है। आपको अगर कोई चीज़ पसंद नहीं आती है गवर्नमेंट की, तो आप अपनी स्पीच, मतलब स्पीच और एक्सप्रेशन जो मैंने कल समझाया था, उसकी भी फ्रीडम है। तो इस तरीके से बहुत सारी तरीके की फ्रीडम दी गई हैं, जिसको कि हम राइट टू फ्रीडम में पढ़ते हैं, ठीक है। थर्ड जो फ्रीडम थी, राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन। राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन मतलब अब आपके साथ कोई डिस्क्रिमिनेशन नहीं कर सकता है किसी भी तरीके का। पहले के ज़माने में होता था ना, कास्ट सिस्टम होता था, रिलीजन के हिसाब से होता था। अब जो अमीर गरीब है वो आपस में एक दूसरे को डिस्क्रिमिनेट करते थे, एक्सप्लॉइट करते थे। इस तरीके का एक्सप्लॉयटेशन अब नहीं है। और अगर आपको कोई कभी ऐसा लगता है, किसी को आपको कभी ऐसा लगता है कि एक्सप्लॉयटेशन किया जा रहा है, तो आप उसके अगेंस्ट रिपोर्ट कर सकते हो, ठीक है ना। तो इसे हम कहते हैं राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन। फोर्थ जो होता है, इट इज़ राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजन। राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजन। राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजन में मतलब किसी भी धर्म को फॉलो कर सकते हो, है ना। नेक्स्ट होता है कल्चरल एंड एजुकेशनल राइट। कल्चरल एंड एजुकेशनल राइट, ये भी मैं आपको बता चुकी हूँ। कल्चरल राइट का मतलब आप कोई भी कल्चर फॉलो कर सकते हो। आप हिंदूज़ के कल्चर फॉलो करना चाहते हो, मुस्लिम्स के करना चाहते हो, या फिर आप देखो बंगाल में जाओगे, वहाँ अलग कल्चर होता है, वहाँ के लोग अलग पहनावा पहनते हैं, वहाँ के लोग अलग बोली बोलते हैं, उनके फेस्टिवल्स अलग होते हैं। इसी तरह से आप पंजाब में आ जाओगे, यहाँ के लोगों की बोलचाल, यहाँ के लोगों के पहनावा, यहाँ के लोगों के फेस्टिवल। राजस्थान में आ जाओ, हर जगह के लोगों के अलग अलग कल्चर होते हैं, ठीक है। किसी कल्चर किसे कहते हैं, जैसा लोग पहनते हैं, वो क्या पहनते हैं, कैसी बोली बोलते हैं, कैसे फेस्टिवल्स होते हैं, उनके रीति रिवाज क्या क्या हैं, उनको उनका कल्चर कहा जाता है। तो कल्चर की भी, किसी भी तरीके के कल्चर को फॉलो करने की फ्रीडम है। आज अगर मैं राजस्थान में हूँ, कल मुझे ऐसा लगता है कि नहीं मुझे पंजाब में जाना है, मुझे पंजाबी के साथ रहना है, पंजाबियों का कल्चर फॉलो करना है, तो आई एम फ्री, मुझे उसको कोई रोकेगा नहीं, ये मेरा राइट है। और एजुकेशनल राइट, ये भी आपको पता है कि आप किसी भी तरीके की पढ़ाई पढ़ सकते हो, है ना, कोई आपको रोक नहीं सकता है। एंड द लास्ट वन इज राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज। कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज, ये क्या होता है भाई? इसका मतलब होता है कि कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडी, अभी मैंने कॉन्स्टिट्यूशन के बारे में बताया ना, तो उसमें जो भी रूल्स एंड रेगुलेशंस दिए गए हैं, जो भी हमें राइट्स दिए गए हैं, अगर इनका कोई वायलेशन करता है, अगर इनको कोई तोड़ता है, ठीक है, तो आप उसके अगेंस्ट भी बोल सकते हो। कैसे बोल सकते हो? सड़क पे माइक लगा के चिल्लाओगे? आपको कैसे बोलना है ये मैंने कल बताया था, पीसफुली गैदरिंग करके उसके बाद अपनी बात को गवर्नमेंट के सामने रखा जाता है, ठीक है। तो इस तरीके से दीज 6 आर द फंडामेंटल राइट्स विच आर गिवन टू द सिटीजन्स ऑफ इंडिया बाय आवर लीडर्स इन द कॉन्स्टिट्यूशन। ये फंडामेंटल राइट्स हैं, ये हमारे हक हैं, ये हमारे अधिकार हैं जो कॉन्स्टिट्यूशन में हमारे लीडर्स ने हमारे देश के सिटीजन्स को दिए थे, ठीक है। तो दीज आर नोन एज स्टिल फंडामेंटल राइट्स। गेटिंग? अब ये कह रहे हैं द राइट टू एजुकेशन एक्ट वॉज पास्ड इन 2009। ये जो राइट टू एजुकेशन आया है ना, एजुकेशनल राइट, ये 2009 में पास किया गया था।
इट प्रोवाइड्स फ्री एंड कंपलसरी एजुकेशन। एक राइट टू एजुकेशन एक्ट जो 2009 में आया है, उसके हिसाब से ये भी है कि पहली बात तो आप किसी को पढ़ाई लिखाई करने से नहीं रोकोगे और उनके साथ कोई डिस्क्रिमिनेशन नहीं करोगे, चाहे धर्म के नाम पे या जाति के नाम पे, जाति के लिए ऐसा कोई डिस्क्रिमिनेशन नहीं होगा। और दूसरी बात, 2009 में एक एजुकेशन राइट जो आया है, वो एजुकेशन एक्ट है, सॉरी, राइट टू एजुकेशन एक्ट, तो उसमें ये बोला गया है कि छोटे बच्चों के लिए प्राइमरी जो एजुकेशन होगी वो फ्री ऑफ कॉस्ट होगी और कंपलसरी होगी, ठीक है, 6 to 14 ईयर्स के लिए वो कंपलसरी होगी, ठीक है, और फ्री होगी। तो ये जो एक्ट आया है, एजुकेशन एक्ट जिसे हम कहते हैं, वो 2009 में आया है। ये सारे राइट्स तो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में हैं ही पहले से, ठीक। अब इसके बाद इन्होंने एक केस स्टडी बताई है, रज़िया सुल्ताना करके कोई लड़की है, इसके बारे में आप खुद भी पढ़ सकते हो, केस स्टडी तो सिंपल है, 143 पेज नंबर पे। इसने क्या किया था, इसको अभी यूनाइटेड नेशन से एक बहुत बड़ा पुरस्कार मिला है, ठीक है, उसको इनको अवार्ड किया गया था। जैसे कि ये कहाँ की है, उत्तर प्रदेश की लड़की है, ये उत्तर प्रदेश में मेरठ में रहती है, और इसने क्या किया, बच्चों की एजुकेशन के लिए बहुत स्ट्रगल किया। ये जिस गांव में रहती थी वहाँ पे छोटे बच्चों को पढ़ाया ही नहीं जाता था, क्योंकि वहाँ के लोग बहुत गरीब थे, फुटबॉल सिलने का काम किया करते थे। कभी आपने फुटबॉल देखी है, वो सिली हुई होती है वो हाथ से, तो वो फुटबॉल वगैरह सिलने का काम करते थे। लेकिन फिर इसको लगता था कि नहीं, ऐसे तो हम गरीब के गरीब रह जाएंगे, पढ़ाई करनी चाहिए, पढ़ाई करके हम आगे बढ़ सकते हैं। तो पहले तो बहुत लोगों ने इसको गुस्सा किया और इसके खुद के फादर इसको पढ़ने नहीं भेजा करते थे, पर ये हार नहीं मानी, इसने ये कोशिश करती रही और इसने अपने गांव में वगैरह बहुत सारी चीज़ें खुलवाई, बहुत सारी मेहनत करी। तो धीरे धीरे करके इसको सपोर्ट मिलने लग गया, और फिर जब इसको सपोर्ट मिला तो इसने बहुत सारे बच्चों को पढ़ाई लिखाई कराने की फैसिलिटी दिलाई, खुद भी उसने पढ़ाई करी। और बाद में शी वॉज अवॉर्डेड द यूनाइटेड नेशन स्पेशल एनवी फॉर ग्लोबल एजुकेशंस यूथ करेज अवार्ड फॉर एजुकेशन। इनको कौन सा अवार्ड मिला है, ग्लोबल एजुकेशन यूथ करेज अवार्ड मिला है इनको, ठीक है। तो इसकी एक छोटी सी कहानी है जो कि रज़िया सुल्ताना नाम की लड़की की है। ओके, पीपल्स पार्टिसिपेशन इन अ डेमोक्रेसी। नेक्स्ट जो टॉपिक आता है वो है पीपल्स पार्टिसिपेशन इन अ डेमोक्रेसी, पेज नंबर 144। द बेसिक मेथड ऑफ पार्टिसिपेशन ऑफ डेमोक्रेसी इज थ्रू इलेक्शन। अब ये हमें पता ही है, हम जब बोल रहे हैं कि डेमोक्रेसी में क्या होता है कि लोग जो होते हैं, जो सिटीजन्स होते हैं, वो गवर्नमेंट को खुद ही चुनते हैं इलेक्शंस के थ्रू। तो एक तरीके से हम कह सकते हैं ना कि लोग बाग पार्टिसिपेशन है लोगों का, लोग बाग सरकार में शामिल हैं, क्योंकि गवर्नमेंट जो भी डिसीज़न करेगी, जो भी रूल्स बनाएगी, उसको ये बात ध्यान में रखनी पड़ेगी कि भाई लोगों के वेलफेयर के लिए अगर नहीं हुए तो लोग हमें फिर अगली बार वोट नहीं देंगे, ठीक है। दूसरी बात, हम ये भी होता है कि अगर गवर्नमेंट ने कोई भी रूल ऐसा बना दिया जो हमको ठीक नहीं लगा, हम डिसएग्री हैं, तो भी हमें राइट है कि हमारे पास स्पीच और एक्सप्रेशन का राइट था तो हम उस वक्त भी बोल सकते हैं, कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज़ के लिए बोल सकते हैं, किसी भी प्रकार से हमें लगता है कि हमारा एक्सप्लॉयटेशन किया जा सकता है तो भी हम बोल सकते हैं। तो ये भी एक तरीका है, ये भी एक बात है जिससे हमें पता चलता है कि इंडिया में जो सिटीजन्स होते हैं, जो पीपल ऑफ इंडिया है, वो गवर्नमेंट में पार्टिसिपेट करते हैं, ठीक है। अच्छा, अब हम जब ये कह रहे हैं बार बार कि भाई आप, कल हमने पढ़ा था राइट ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन, तो मैंने बताया था ना कि शांतिपूर्ण तरीके से आप गैदरिंग करो, जैसे शाहीन बाग में हुई थी, और उसके बाद अपनी बात कहो। तो कैसे कहते हैं, कई बार तो हम डायरेक्ट भी मीडिया के थ्रू, आपने टीवी में देखा है ना, बहुत सारे लोग माइक पे बोलते रहते हैं, रिपोर्टर्स पूछते रहते हैं, हाँ आप बताइए बताइए। तो कई बार लोग जो होते हैं वो अपनी बातों को बोलते हैं कि हमें ये ठीक नहीं लग रहा है, ये हमारे खिलाफ है, ये हमारे को देश से, मतलब हमारा एक्सप्लॉयटेशन हो सकता है, हमारा है ना, या हम परेशान हो सकते हैं। तो उन्होंने मीडिया को बता दिया, न्यूज़ चैनल वालों को बता दिया। अब न्यूज़ चैनल वाले गवर्नमेंट वालों को बुलाएंगे, फिर वो उसका जवाब देंगे। तो हम कह सकते हैं, या फिर हम न्यूज़पेपर में निकाल सकते हैं। आज अगर कोई इंसान किसी बात पर डिसएग्री है तो वो अपना एक आर्टिकल लिख कर, अपना कुछ लिख कर न्यूज़पेपर में छपवा सकता है। तो न्यूज़पेपर इतने सारे लोग पढ़ते हैं, तो उसकी जो बात थी वो इतने सारे लोगों तक पहुँच गई, गवर्नमेंट तक भी पहुँच जाएगी, ठीक है। तो इस तरीके से पार्टिसिपेशन करा जाता है। या तो एक तो हम डायरेक्ट वोट देके पार्टिसिपेट करते हैं, और एक हम इस तरीके से पार्टिसिपेट करते हैं कि गवर्नमेंट क्या कर रही है, क्या नहीं कर रही है, क्या गलत लग रहा है, क्या सही लग रहा है, उसके बारे में हम बात करते हैं।
ठीक है, आपस में एक दूसरे को बता सकते हैं, न्यूज़ के थ्रू बता सकते, न्यूज़पेपर के थ्रू बता सकते हैं, मीडिया के थ्रू बता सकते हैं, न्यूज़ चैनल्स जो होते हैं ना उनके थ्रू बता सकते हैं। तो इस तरह से तो बस यही है कि अपनी ओपिनियंस को, अपने एग्री को, अपने डिसएग्री को, अगर आपको कोई चीज़ ऐसा लगता है कि नहीं गवर्नमेंट ने जो किया है उसके लिए आपको जो ओपिनियन देना चाहते हैं लोग बाग, तो लोग वो भी कर सकते हैं। तो इस तरीके से 2 तरीके से हम पार्टिसिपेट करते हैं इंडिया के लोग सरकार के साथ। पहला तो डायरेक्ट पार्टिसिपेशन थ्रू वोटिंग एंड इलेक्शंस, और दूसरा थ्रू मीडिया, अपनी ओपिनियंस को, अपने किसी चीज़ को आपने एक्सेप्ट कर लिया या किसी चीज़ को रिजेक्ट करना है कि सरकार के कोई रूल्स एंड कोई रेगुलेशन ऐसा है जो कि लोगों को अच्छा लगा तो वो एक्सेप्ट कर लेंगे, और कोई चीज़ ऐसी लगी कि नहीं ये हमें ठीक नहीं लगा तो उसको रिजेक्ट कर देंगे। तो रिजेक्ट करना हो, एक्सेप्ट करना हो, या फिर कोई ओपिनियन देनी है अगर सिटीजन्स को, तो वो न्यूज़पेपर्स, न्यूज़ चैनल्स, इनके थ्रू भी अपनी बात को बता सकते हैं। ठीक है, तो दिस वॉज द पीपल्स पार्टिसिपेशन इन अ डेमोक्रेसी। तो ये अभी पढ़ो, टाइप्स ऑफ पार्टिसिपेशन हम कल पढ़ेंगे कि किस तरीके से किस तरीके से पार्टिसिपेट किया जाता है। ठीक है, एंड जल्दी ही अपना ये चैप्टर कंप्लीट होगा। इसके बाद हम ज्योग्राफी पढ़ेंगे। ठीक है, ज्योग्राफी में आपका कोई चैप्टर नहीं हुआ है तो हम ज्योग्राफी पढ़ेंगे। तो कीप स्टडिंग, हैव अ वेरी गुड डे, वी विल मीट टुमारो, बाय बाय।